बताया था कि जो अपने प्रागैतिहासिक काल था उसमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ना ही कोई लिखित साक्ष्य मिला था, ना ही कोई लिपि मिली थी। यानी उदाहरण के लिए क्या बताया था, पाषाण काल। फिर पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा था? नंबर 1 पूरा पाषाण काल, मध्य और नवपाषाण। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज किसकी थी? गेहूं की, क्योंकि मानव ने उस समय अपने जो माइंड, अपना दिमाग का विकास अच्छी तरह से कर लिया था। फिर अपने पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं, फिर उसको भी 3 भागों में बांटा था। इसके अंदर सर्वप्रथम जो आता है पूरा पाषाण काल, उसमें मानव का नाम क्या था? होमो इरेक्टस। मध्य पाषाण काल के अंदर अपने चित्रकारिता के साक्ष्य मिले भीमबेटका मध्य प्रदेश। उसके बाद अपनों ने पढ़ा था उच्च पाषाण काल, उसके अंदर मानव ने दिमाग का विकास कर लिया और मानव का वैज्ञानिक नाम होमो। इसके बाद मैंने आपको कल लाइन लिखवाई थी कि ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। अब इसका वर्गीकरण करते हैं, देखो कौन कौन से ऐतिहासिक अपने को कहां से जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण लिखो मत कोई भी, एक बार सारे इधर ध्यान देके, और जो शब्द मैं बुलवाऊं वो साथ बोलना है क्योंकि याद हो जाएगा अभी वीडियो में, ठीक है। तो ऐतिहासिक जो स्रोतों का वर्गीकरण है इसको मैं कितने भागों में बांटूंगा? 2 भागों में, क्योंकि बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। 1 नंबर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या पढ़ेंगे? थारा पिछला क्यों रहे? आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं? चुप बैठे हो तो मैं सांस ही को निकालो, है को नहीं? बोलोगे याद हो जाएगा, बाकी मेरा है नहीं। तो ये है नंबर 1। और नंबर 2 पढ़ेंगे साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत सबसे पहले अपने पुरातात्विक स्रोत के अंदर देखते हैं कि कहां से अपने को जानकारी मिलती है इतिहास की। तो इसको भी अनेक भागों में बांट लो। जैसे अपने देखें तो इनकी जानकारी अपने को मिलती है अभिलेखों से। कहां से? इतिहास की जानकारी मिलती है शिलालेखों से। कहां से मिलती है? शिलालेखों से। और इतिहास की जानकारी मिलती है स्मारक या कह सकते हैं किसी भवन से। इतिहास की जानकारी मिलती है मूर्तियों से। जो बताया था ना प्राचीन मूर्तियां भीमबेटका वाली, वहां से भी जानकारी मिलती है। और इतिहास की जानकारी मिलती है चित्रकारी से या चित्रकारिता से। इतिहास की जानकारी मिलती है प्रशस्ति से। इतिहास की जानकारी यानी ऐसे ऐसे करें तो इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत है जैसे सभ्यता वगैरह हो गई, तो इनसे अपने को इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी। तो पुरातात्विक स्रोत में इतना लिखेंगे। उसके बाद अपने देखें साहित्य स्रोत। तो इस साहित्य स्रोत को बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए इसको भी कितने भागों में बांट लें? 2 भागों में। एक तो अपने पढ़ेंगे भारतीय साहित्य और एक पढ़ेंगे विदेशी साहित्य। कौन से साहित्य? यानी विदेशी साहित्य में भी इतिहास की जानकारी है। विदेशी साहित्य में मूलतः जो थे ना वो यात्रियों का विवरण मिलता है। किसका विवरण मिलता है? जैसे चीनी यात्री हावेन सांग, नाम सुना होगा, फाहान अल मसूदी अरबी यात्री, इस तरह से नाम सुना होगा। तो अपने जो विदेशी साहित्य है वो ये जानकारी देंगे। यानी मूलतः इनकी जानकारी कहां से मिलती है? यात्रियों से। मूलतः यात्रियों का विवरण है। अब मेरी बात सुनो, ये जो भारतीय इतिहास है ना, भारतीय इतिहास, देखो मैंने सबसे पहले इतिहास का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण में 2 भाग लिखे, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्य स्रोत। पुरातात्विक समझ में आ गया सारा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य स्रोत में मैंने इसको 2 भागों में बांटा। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे? भारतीय साहित्य है। और नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले भारतीय जो साहित्य है इसको भी अपने 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? इसमें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अपने धार्मिक साहित्य। क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्म निरपेक्ष साहित्य, और एक पढ़ेंगे संगम साहित्य। क्या पढ़ेंगे? नाम सुना होगा संगम साहित्य, नाम नहीं सुना? तमिलनाडु की, और ये इन्होंने यानी संगम, ये जो भाषा ना तमिलनाडु वाली, ये थोड़ी सी हार्ड है।
तो इनके जो ग्रंथ आएंगे, इनके साहित्य आएंगे, वो भी थोड़े हार्ड होंगे, तो याद कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो धार्मिक साहित्य जो है ना, इस धार्मिक साहित्य को भी मैं आगे 3 भागों में बांटूंगा। देखो जितने ही भागों में बांटोगे इतना ही वर्गीकरण बढ़िया तरह से होगा और इतनी जल्दी समझ में आएंगे। एक में तो अपने पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य, और एक में अपने पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य, और नंबर 3 पे पढ़ेंगे जैन साहित्य। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत को 2 भागों में, नंबर 1, नंबर 2 साहित्य को 2 भागों में भारतीय पढ़ेंगे और एक विदेशी पढ़ेंगे। भारतीय को 3 भागों में, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, संगम। फिर सबसे पहले उठा लेते हैं धार्मिक साहित्य। इसमें क्या क्या है? धार्मिक में सबसे पहले ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों ने कौन कौन से साहित्य बताए। बौद्ध धर्म जो आया था ना, उसके अंदर कौन कौन से साहित्यों में जानकारी मिलती है। जैन धर्म में कौन कौन सी, जैसे आपने नाम सुना होगा महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, नाम सुना होगा भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का, है ना। तो इसी तरह अपने ब्राह्मण साहित्य के अंदर देखें तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर देखो क्या क्या बताया गया इतिहास में, साहित्य में इतना आ जाएगा आराम से। कहे गुरुजी कैसे? देखो इतिहास की जो जानकारी अपने को मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले जो स्रोत है वो देखेंगे अपने कौन से, वेद। और वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, और नंबर 3 पे आएगा सामवेद, वेरी गुड। और नंबर 4 पे अर्थववेद। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सबसे प्राचीन कौन सा है और सबसे नवीनतम, टूणा टप्पा रघुई में बताए दो सारी बात है कौन? ये सारा एक बार और पढ़ेंगे अपने वेदों को, जब उत्तर वैदिक काल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। एक बार केवल मैं आपको जानकारी लिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ से मिलती है, पूरी स्टोरी आगे कर लेंगे इतिहास में। सबसे पहले वेद देखें, उसके बाद देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ में देखो कौन कौन से आगे, जैसे ऐतरेय, कोबितकी, प्रसन, गोपत। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर कौन कौन से आगे? ऐतरेय, कोबतकी, गोपत। ऐतरेय, कोबती, कोबत। अब बात करें अपने इसके बाद आरण्यक। आरण्यक को नहीं, आरण्यक। आरण्यक में देखें तो तैत्तिरीय है, ये सारे ग्रंथ हैं। तैत्तिरीय है, इसमें भी अपना मैत्रेयन, ऐतरेय, इसमें भी ऐतरेय आ जाएगा, और प्रश्न, ये सारे ग्रंथ हैं। देखो आपको थोड़ा सा वो वाली बात होगी, अच्छी इतना मैटर कर रहा हूँ शायद नहीं मिलेगा कहीं भी, तो मैं कह रहा हूँ आप यूपीएससी को टक्कर दे सकते हो इस तरह से मैटर पढ़ लिया। तो थोड़ा सा बेहतर ढंग से ये सारे जैसे मैं बनाऊँ ना वैसे बुक्स में बना लेना घर पे जाके, ठीक है। तो आरण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रेयन, ऐतरेय, प्रश्न। इसके बाद पढ़ेंगे उपनिषद। क्या पढ़ेंगे? उपनिषद कौन कौन सी है? छांदोग्य, कठ, बृहदारण्य, बृहदारण्य, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे वेदांग। क्या पढ़ेंगे? वेदांग। देखो इसको मैं अलग से बताऊंगा, वेदांग क्या होते हैं, स्मृति क्या होती है, उपनिषद क्या होते हैं, ये अपने अलग चर्चा करेंगे। एक बार मैं स्रोत बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से मिलते, ठीक है। तो लॉर्ड मतलब ना गुरु जी की बताइए को नहीं। वेदांग में देखो शिक्षा 6 है, वेदांग कितने हैं? कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, एक और बोल दो, ज्योतिष। तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांग समझ में आए। आगे इसके बाद देखेंगे अपने
उपवेद, उपवेद भी है, वेद भी है और उपवेद भी है। गुरु जी उपवेद कौन कौन से हैं? आज तक हमने तो नाम ही उपवेदों का पहली बार सुना है। तो उपवेद देखो कौन कौन से है। आयुर्वेद, कौन से वेद? धनुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, शिल्प वेद। तो उपवेद देखो, वेद तो 4 है, ऋग्वेद और उपवेद भी 4 है। कौन कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और फिर आएगा षड दर्शन। अब गुरुजी षड दर्शन के है, आवेगी लो तो दिमाग में। देखो षड दर्शन, जो आस्तिक नास्तिक नाम सुना होगा, आस्तिक भगवानों को मानने वाले नास्तिक, तो उन्हीं का जो सार है वो षड दर्शन के अंदर है। षड दर्शन भी कितने हैं? षड का मतलब होता है 6, षड का मतलब क्या होता है? ये भी कितने हैं? 6। कौन कौन से सर? सांख्या, ज्ञान, न्याय, मीमांसा, वेदांत, वेदांत, वैशेषिक, वैशेषिक। तो षड दर्शन भी कितने हैं? 6। इतना समझ में आया? इसके बाद अपने पढ़ेंगे महाकाव्य। बैठ जाओ। महाकाव्य, महाकाव्य के अंदर आपने नाम सुना होगा रामायण, नाम सुना होगा महाभारत का। देखो रचयिता वगैरह कौन है ये सारे लिखा दूंगा बाद में। एक बार मैं थोड़े से स्रोत बता रहा हूँ कहाँ से है, अगर वो लिखाने बैठ गया तो पूरा हो नहीं, वो है नहीं। तो इसके बाद अपने देखेंगे पुराण। पुराणों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराण कितने हैं? 18 ना याद करें, 18 पुराण लघु पढ़ लेना, एक बार 4-5 याद कर लो। जैसे भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु, वेरी गुड, विष्णु, शिव पुराण, बस इतना मनु बाद में वे कर लेना, ठीक है। तो पुराण कौन कौन से? भागवत, गरुड़, विष्णु और शिव। इसमें कुछ और बातें रहेगी तो जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो एक बार केवल आप इतना उतारो, उसके बाद फिर लिखाता हूं। अब ये जो पुराण लिखे थे ना, पुराण के आगे थोड़ा सा अभी लिख लो, साथ साथ लिख लो। इसके आगे लिख लेना स्मृति, स्मृति इसके नीचे ही लिखना है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, ये कोमल है, ठीक है। स्मृति में कौन कौन सी आ जाएगी? एक तो आ जाएगी अपनी मनु स्मृति, यानी ये अपने जो राजस्थान के दुर्ग पड़ते हैं ना, दुर्गों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो किस स्मृति में मिलता है? मनु स्मृति में। उसके बाद नारद स्मृति, नारद स्मृति, और उसके बाद आ जाएगी अपनी याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति। जी मैडम, हाँ पुराणों के आगे लिखना ये स्मृति। यहाँ ना नीचे तो जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए ऊपर निकाल दिया इसको। पुराणों के आगे क्या लिखोगे? स्मृति। बौद्ध साहित्य में देखो, आपने नाम सुना होगा त्रिपिटक का। त्रिपिटक में जैसे सुत पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, वेरी गुड, अपने 12वीं हिस्ट्री में भी हो नहीं हो, और विनय पिटक। इसके अलावा और सर बौद्ध में कहाँ कहाँ से मिल जाएगी? तो बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र साहित्य में भी, और इसके अलावा मिलिंद, मिलिंद पंडो, इसके अंदर भी अपने को साहित्यिक जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म से। इतना। अब जैन साहित्य में जो सबसे पहला है उसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। नंबर 2 भद्रबाहु चरित्र या भद्रबाहु चरित्र। नंबर 3 कल्प सूत्र। नंबर 4 भगवती सूत्र। तो ये 4 जो आएंगे वो किस साहित्य में आएंगे? जैन साहित्य में। तो सबसे पहले अपन ने पढ़े ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। इतना जीवन समझ में आया, आ गया बढ़िया तरह से। तो इसके बाद धार्मिक स्रोत अपने कंप्लीट होते हैं।
इसके आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, धर्मनिरपेक्ष की ओर। तो धर्मनिरपेक्ष में देखो अपने को इतिहासकार भी साथ पढ़ लेंगे, और कि धर्मनिरपेक्ष के अंदर जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं वो किस किस की ओर से मिलते हैं और किस किस ग्रंथ में मिलते हैं वो देखो। तो आपने नाम सुना होगा चाणक्य का, कौटिल्य भी कहते हैं। इस चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? फिर एक मिलेंगे आपको विशाख दत्त। विशाख दत्त ने जो रचना की थी वो किसकी की थी? मुद्रा राक्षस की, मुद्रा राक्षस की। इसके बाद पाणिनि, वेरी गुड। पाणिनि हिंदी वगैरह का जो उल्लेख मिलता ना वो यहीं से मिलता है, कहते होते हैं किस ग्रंथ से? अष्टाध्यायी। और उसके बाद अपने बात करें कालिदास की। कालिदास के देखो फेमस ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। जब थाने पेज कौन दे हो पहला, इंटेलिजेंट बढ़ गया नहीं? बढ़ गया नहीं? आज ही तो है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, मालवी काग्नि मित्र, या मित्र कह दो, मालवी काग्नि मित्र। ये ग्रंथ भी किसका है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, मालवी काग्नि मित्र। फिर नाम सुना होगा बाण भट्ट का, और बाण भट्ट ने लिखे हो कादम्बरी। किसके दरबार में था? हर्ष के दरबार में, है ना, राजा हर्ष हुए थे। कादम्बरी और हर्ष चरित्र। एक आधा और इतिहासकार है क्या? कलहन। कलहन ने जो रचना की थी वो की थी राज तिरंगनी की, राज तिरंगनी की। तो इतना मैटर समझ में आया। यानी इसमें अपने को जो धर्मनिरपेक्ष स्रोत हैं वो कहाँ से? तो चाणक्य से अर्थशास्त्र के अंदर उल्लेख मिलता है। विशाख दत्त के रचयिता कौन है? विशाख दत्त ने किसकी रचना की थी? मुद्रा राक्षस। देखो एग्जामिनर अपने स्रोत तो पता लग ही रहा है यहाँ से, लेकिन यूं भी पूछ सकता है आपके छोटे मोटे एग्जाम में देखा जाए तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? उल्टा पूछेगा हमेशा, कौन है? कालिदास। इतना समझ में आ गया। बात करें अपने संगम साहित्य। ये जो संगम साहित्य ग्रंथ है वो तमिली भाषा के हैं। इसमें थोड़े से जो नाम है वो टफ आएंगे। तिरुकुरल, और दूसरा है शिल्पाधिकारम, मणि मेकले। वेरी गुड। मणि मेकले, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। तो ए जिका है सारा एक ही माँ होगा संगम साहित्य में। तो संगम साहित्य के याद रखना तिरुकुरम। ये थोड़े से नाम टफ होंगे, क्यों? संगम तमिली भाषा में लिए, तमिल वाली भाषा ऐसी है थोड़ी। तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणि मेकले, जीवन चिंतामणि। इसके बाद अपने संगम साहित्य पढ़ लिया। अब थोड़ा सा ना इसको मैं साफ कर देता हूँ, क्योंकि अपनों ने भारतीय स्रोत के अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए, धार्मिक स्रोत में देख लिया, धर्मनिरपेक्ष में देख लिया, संगम में देख लिया। अब इसके बाद जो अपन चर्चा करेंगे वो देखो किसकी करेंगे? विदेशी स्रोत की। तो विदेशी स्रोत को भी बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए कितने भागों में बांट लूं? 3 भागों में। एक पहले पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये मूलतः क्या थे? यात्रियों का विवरण मिलता है। जो यात्री आए थे ना, उन्होंने इतिहास के बारे में जो कुछ लिखा है वो लिखा है। जैसे कर्नल जेम्स टोड हो गया ना आपने, लेकिन मैं कुछ मेन में लिखा रहा हूँ। यहाँ कर्नल जेम्स टोड का नाम नहीं लिखूंगा। क्यों गुरुजी? क्योंकि देखो किस किस के नाम लिखा रहा हूँ। यूनान व रोम के लेखक। क्योंकि कर्नल जेम्स टोड का भारत में कोई भी इतना हस्तक्षेप नहीं रहा था जितना राजस्थान में रहा था। दूसरे में आपको लिखाऊंगा चीनी यात्री। यानी ये भी आए थे भारत में। और उसके बाद मैं क्या लिखाऊंगा आपको? अरबी यात्री।
तो सबसे पहले समझते हैं अपने यूनान व रोम के लेखक कौन कौन से हैं। तो याद रखना, भारतीय विश्व इतिहास के जनक कौन? हेरोडोटस। निरियाकस का नाम सुना होगा, निरियाकस। और मैगस्थनीज, जिसने क्या लिखी थी? मैगस्थनीज। याद रखा, तो इंटेलिजेंट हो। मैगस्थनीज के बाद भूल गया, टॉलमी। और टॉलमी के बाद अरिस्टो है नहीं, अरिस्टोबुलस। ये थे यूनान व रोम के लेखक। अब हिस्टोरिका वगैरह लिखी वो कर लेंगे बात, ये भी कुछ अपने मौर्य वंश पढ़ेंगे ना, मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे। और मगध का साम्राज्य शायद आपने मौर्य वंश से शुरू पढ़ा होगा, तो मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा। हरियक वंश, शिशु, नाग वंश, नंद वंश, सारा पढ़ाऊंगा बढ़िया तरह हूँ, ठीक है। चीनी यात्री 2 याद रखना, एक तो अवेनसांग, यात्रियों का राजकुमार है नहीं है, और दूसरा फाहान। फाहान गुप्त वंश में सारा पढ़ाऊंगा, कैसे आया था, क्या प्रक्रिया रही थी, और इसने किस किस को क्या कहा, सारी बातें चर्चा करेंगे। अरबी यात्री अल मसूदी और मार्को पोलो और अल बरूनी। और तीसरा कौन आ जाएगा? अल बरूनी। अल मसूदी, मार्को पोलो, अल बरूनी। तो ये सारे क्या थे? अरबी यात्री। अरब जो पढ़ाया था ना, जैसे मैंने अपने पढ़ाया अरबों का आक्रमण, तो वो वाला अरब, ये अरब यात्री थे, अरब से आए थे। तो अल मसूदी, मार्को पोलो और अल बरूनी। अरबों ने ये जो मानसून नाम है, अरबी यात्रियों ने मानसून नाम दिया था ना। तो ये जियोग्राफी मानसून टॉपिक पढ़ते होते हैं तो वहाँ बेहतर ढंग से करते हैं।